क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में था 10 पार्ट दिए गए थे, उनमें से हमने ये बताया था कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत। तो अशांत को तो आगे सरल नहीं कर सकते। जिन जिन क्वेश्चन में आवर्ती शांत थी, जिनका दशमलव प्रसार शांत था, वो सब क्वेश्चन यहाँ पर लिख के और उनको आगे सरल करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट। तो इसमें शांत आवृत्ति थी इसकी, या दशमलव प्रसार इसका शांत था, तो इसको हम आगे सरल करेंगे। तो देखिए इसका आया था हमारे पास में 13/3125 का हमने जब अभाज्य गुणनखंड किया था तो हमारे पास में आया था 5 की घात 5, ये इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें देखिए 2 की घात होना ज़रूरी है क्योंकि 2 की घात n भी था, तो इसमें हम लिख देंगे 2 की घात 0 लिख देंगे उसको। अब देखिए यहाँ पर 5 की घात 5 है और 2 की घात 0 है, लेकिन दोनों घातों को हम बराबर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 13 में ये हो गया 2 की घात 0 इंटू में 5 की घात 5। तो देखिए 2 की घात भी हमें 5 बनानी होगी। कैसे बनाएंगे? ऊपर भी लिख देंगे 2 की घात 5 और नीचे लिख देंगे 2 की घात 5, अंश और हर के अंदर गुणा कर देंगे। अब देखिए जिस संख्या की घात अगर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, तो हम इसको सीधा लिख देंगे 13 में यहाँ पर देखिए 2 की घात 5, 2 की घात 5 है, उसका मतलब होता है 32 अपॉन में ये देखिए 2 की घात हो गया 5 इंटू में ये हो गया 5 की घात 5। नीचे वाली संख्या को गुणा नहीं करना। अब इसको आगे सरल करेंगे तो देखिए 13 को 32 से गुणा करते हैं तो आता 416 और अपॉन में इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5, क्योंकि दोनों की घात बराबर है तो ब्रैकेट के बाहर 5 लगा देंगे और फिर लिख देंगे 416 अपॉन 2 इंटू इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 आएगा और 10 की घात 5 रह जाएगा। ये हो गया 416। 10 की घात 5 का मतलब होता है 1 के आगे 5 0। ये हो गया। अब देखिए नीचे जितने 0 है ऊपर वाली उतनी ही संख्या को के बाद में हम पॉइंट लगाएंगे, लेकिन ऊपर तो संख्या हमारे पास में 3 ही है, सिर्फ 416 ही है, तो हम क्या करेंगे 2 0 और लगा लेंगे तो संख्या हो गई ऊपर 5 और नीचे 5 0। इसका मतलब ऊपर की 5 संख्या के बाद में एक पॉइंट लगाना है, तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। इसी तरह से एक था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी आवर्ती शांत थी, शांत आवर्ती थी उसकी, उसको भी हम आगे सरल करेंगे। तो वो था हमारे पास में 17/8 और 17 को 17 लिखा था, 8 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया था तो 2 की घात 3 आया था। अब इसमें देखिए गुणा में 5 की घात भी आना चाहिए, तो अगर नहीं आता तो हम लिख देंगे 5 की घात 0। अब देखिए 5 की घात 0 लिखा है हमने, लेकिन 2 की घात अगर 3 है तो 5 की घात भी 3 होनी चाहिए, तो उसके लिए करेंगे 17 इसको हम लिख सकते हैं, इस 5 की घात 0 को छोड़ देंगे और लिख देंगे 2 की घात 3 इंटू में 5 की घात भी 3 होनी चाहिए, तो हम लिख देंगे 5 की घात 3 नीचे भी लिखेंगे और 5 की घात 3 ऊपर लिखेंगे। 17 इंटू में 5 की घात 3 का मतलब होता है 125 अपॉन में लिख देंगे। ये दोनों देखिए इनकी घात अगर बराबर है तो इनको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 3, ये लिख सकते हैं। 17 को 125 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे हमारे पास में 2125 अपॉन में इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 की घात 3 बराबर में इनको लिख सकते हैं 2125 अपॉन 10 की घात 3 का मतलब है 1 के आगे 3 0 और ऊपर नीचे अगर 3 0 है तो ऊपर की 3 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है। तो देखिए 1 2 3 यानी कि पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 2.125। ये इसका हो जाएगा दशमलव प्रसार। अब देखिए उसके बाद में आया था क्वेश्चन नंबर, जो फर्स्ट क्वेश्चन का 4 नंबर पार्ट था, उसमें भी आवर्ती शांत थी, उसका मान दिया गया था 15/1600। 15 को 15 लिखेंगे और 1600 का अभाज्य जब गुणनखंड किया था तो 2 की घात 6 और 5 की घात 2 आया था। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 5 की घात को
6 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर घात ज़्यादा है तो इसको भी पूरा 6 करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 5 की घात 4 ऊपर लिखेंगे और 5 की घात 4 नीचे लिखेंगे। तो देखिए ये हो गया ऊपर 15 इंटू 5 की घात 4 का मतलब होता है 625। क्यों, या ऐसा मान लीजिए कि 5 को हम 4 बार लिख के गुणा करेंगे तो 625 आएगा। और नीचे वाले देखिए ये हो जाए 2 की घात 6 इंटू में, ये देखिए 5 और 5 अगर बराबर है तो इनकी घात प्लस में जुड़ जाती है, तो 4 और 2 6। अब देखिए 625 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 9375। अपॉन में इनको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 6। अब देखिए ये होगा हमारे पास में 9375 अपॉन में दोनों को गुणा करेंगे तो 10 की घात 6। और यहाँ पर 10 की घात 6 का मतलब हुआ 9375। इसका मतलब हुआ 10 की घात 6 का मतलब कि 1 के आगे 6 जीरो लगाएंगे, 2 3 4 5 और 6। अब नीचे 6 जीरो है तो ऊपर की 6 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, लेकिन हमारे पास में संख्या है सिर्फ 4, 93 और 75। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो और लगा के फिर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर एक जीरो लगा देंगे। ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। तो ये इसका आंसर है। चलिए उसके बाद में आया था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया था 23 अपॉन में 2 की घात 3 और 5 की घात 2। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा था उसका। तो उसमें भी हम 23 को 23 लिखेंगे अपॉन में, देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 है तो 5 की घात को भी 3 करना पड़ेगा। तो गुणा में 5 की घात 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा में 5 की घात 1 और लिख देंगे। तो ऊपर भी हमें 5 की घात 1 लिखना पड़ेगा। जो चीज़ हम अपनी तरफ से लिखते हैं वो हमें अंश और हर दोनों में लिखनी पड़ती है। तो देखिए ये हो गया 5 की घात 1 का मतलब 5, तो 23 को हम 5 से गुणा कर देंगे 115 अपॉन में ये हो गया हमारे पास में 2 की घात 3 इंटू, देखिए यहाँ पर भी ये घात प्लस हो जाएगी तो 5 की घात 3 हो जाएगा। अब देखिए 115 है और इन दोनों को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 3। तो यहाँ पर 115 अपॉन इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 की घात 3 और 115 अपॉन में 10 की घात 3 का मतलब 1 के आगे 3 जीरो लगाना। और अब देखिए ऊपर 3 अंकों के बाद में 3 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो 0.115, यह इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में उसके बाद में आया था क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये भी शांत आवर्ती के थे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें आया था हमारे पास में 6/15 दिया गया था और इनमें दोनों में 3 का भाग जाता है, तो 6 में देंगे तो 2 आएगा और 15 में 3 का भाग देते हैं तो 5। देखिए ऊपर का 2, नीचे हमारे पास में 5 की घात 5 है, इसका मतलब 5 की घात 1, तो 2 की घात भी 1 होना चाहिए। तो नीचे भी लिख देंगे 2 की घात 1 और ऊपर भी लिख देंगे 2 की घात 1। देखिए 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 4। और इनको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, ये हो जाएंगे 4 अपॉन में। अब इनको लिखेंगे 2 इंटू 5 की घात 1, ये हो जाएगा 4 अपॉन में। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 की घात 1 का मतलब होता है 10, तो हो जाएगा 4/10। अब नीचे 1 जीरो तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो सिर्फ हो जाएगा 0.4, या इसके आगे जीरो लगा सकते हैं 0.4, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9 आया था, जिसमें भी शांत आवर्ती थी। क्वेश्चन था हमारा 35 अपॉन में 50, इन दोनों में 5 का भाग जाता है तो 7/10 आता है। और उसके बाद में 7 का 7 और 10 का जब अभाज्य गुणनखंड किया था तो आया था 2 इंटू 5, इसका मतलब इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है। अब हमें हमारी तरफ से कोई संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों की घात बराबर है। तो 7 बट्टे में लिख सकते हैं 2 गुणा 5, इसकी घात लिख सकते हैं 1, और ये हो गया 7/5 दूनी होता है 10, 10 की घात 1 का मतलब होता है 10, तो 7/10 हो जाएगा।
अब देखिए नीचे एक जीरो, तो ऊपर की संख्या के एक संख्या बाद में पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.7। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने आपको सभी सोल्व करके बता दिया था किस तरह से इनको सोल्व करना है। आगे जिनकी आवृत्ति शांत होती है उनको ही हम आगे सरल करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए थे, सभी जिनका जिनका शांत आवृत्ति आई थी उनको हमने आगे क्वेश्चन नंबर 2 में सरल कर दिया। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर ये फर्स्ट, सेकेंड और 3 पार्ट दिए गए हैं और ये पहले से ही हमें दशमलव प्रसार में दिए गए। दशमलव प्रसार का मतलब होगा कि संख्याओं के बीच में पॉइंट लगा हुआ है इनके बीच में, तो ये दशमलव प्रसार पहले से ही है। तो देखिए इसमें लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि अगर इन संख्याओं को हम बट्टे में आ जाएगी तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। तो अब देखिए यदि ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अगर ये परिमेय संख्या सिद्ध होगी तो उसके बाद में हमें जो नीचे Q है जो बट्टे में संख्या आएगी उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा वो बताना है। देखिए पहला पार्ट में हमें दिया गया है, इसको मान लेंगे हम x बराबर 43.123456789 ये दिया गया है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x बराबर, देखिए यहाँ से ये पॉइंट नहीं लिखना, सिर्फ संख्याएं लिखनी है। तो 4 3, उसके बाद में देखिए 1 से लेकर 9 तक की पूरी लिख देंगे और ये पॉइंट नहीं लिखेंगे। 1 2 3, तो देखिए 3 4 5 6 7 8 और 9 सभी संख्याओं को लिखना है और उसके बाद में बट्टे का निशान लगाना है। और ये पॉइंट था, इस पॉइंट का तो हमें 1 लिखना है और पॉइंट के बाद में इस तरफ में कितनी संख्याएं हैं तो 1 से लेकर 9 तक है, यानी कि 9 संख्या है तो 9 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए इसको लिख सकते हैं ऊपर वाली संख्या को ऐसा कैसे लिखना है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और नीचे देखिए ये 9 जीरो है तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात 9, ये लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाली संख्या 4 और 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और इसकी घात लिख सकते हैं 9। तो देखिए ये परिमेय संख्या तो हो गई क्योंकि इसको बट्टे में हमने लिख दिया। तो देखिए ये परिमेय संख्या हो गई, बट्टे में आ गई तो, और इसका नीचे जो ये P/Q के रूप में तो हो गई। अब देखिए Q बराबर क्या है 2 × 5 की घात 9, ये इसका अभाज्य गुण। तो Q का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 5। इसका मतलब 2 भी है 5 भी है और दोनों भी है, क्योंकि इसके अंदर दोनों भी आ सकते हैं या अकेला 2 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः Q का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 तथा दोनों भी हो सकते हैं, ये लिखना है। क्योंकि इसके अंदर जो 10 का देखिए अभाज्य गुणनखंड किया तो हमने 2 × 5। अब हमने कैसे किस तरह से कौन सी संख्या किया था वो हमें यहाँ पर नहीं पता, तो उस संख्या में 2 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 या 5 या दोनों भी हो सकते हैं। इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसको हमें पहले परिमेय संख्या बनाना है। तो हमें दिया गया है x बराबर 0 1 2 फिर 0 फिर 12 फिर 00 फिर 12 फिर 000 फिर 12 फिर 40 और डैश 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 का मतलब ये संख्या आगे तक चलती जा रही है। अब देखिए आगे तक चलती जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या आगे तक खत्म नहीं होगी, तो हम इसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर लिख देंगे यह संख्या अपरिमेय संख्या है
और यहाँ पर लिख दें इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये यहाँ पर लिख देंगे। तो ये परिमेय नहीं है और P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। हम P/Q के रूप में परिमेय संख्या को लिखते हैं, लेकिन ये अपरिमेय है, तो इसलिए P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसका कोई अभाज्य गुणनखंड भी नहीं होगा, Q का कोई अभाज्य गुणनखंड भी नहीं होगा। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 3 को सरल करते हैं। तो इसके अंदर संख्या दी गई है पार्ट नंबर 3 में हमें ये दी गई 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इसके ऊपर ये एक लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि जो ये संख्या है इसकी पुनरावृत्ति बार बार में हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं, आंसर देखिए इसको हम लिख सकते हैं, माना x बराबर, ये संख्या लिख लेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस संख्या को लिख लेंगे। इसका मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार में। अब देखिए, अब यहाँ पर जो इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ जो पॉइंट लगा है उसके बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 1 से लेकर 9 तक संख्या है। तो हम इसको नाम देंगे समीकरण 1 और इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पर 9 संख्या है पॉइंट के बाद में, तो 10 की घात 9 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 10 की घात 9 से गुणा करने पर, ये लिख देंगे। तो देखिए x को 10 की घात 9 से गुणा करेंगे तो 10 की घात 9x हो जाएगा, और इसके बराबर में यहाँ पर इसको भी हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट है ये 9 अंकों के बाद में चला जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे, देखिए 4 3 तो था ही, और यहाँ पर पॉइंट जो था, तो इसको भी हम इस साइड को भी क्या करेंगे, 10 की घात 9 से गुणा करेंगे। 10 की घात 9 का मतलब होता है कि 1 के आगे 9 जीरो, तो वो पॉइंट भी यहाँ इसको गुणा करेंगे तो ये पॉइंट चला जाएगा 9 अंकों के बाद में। तो ये 4 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देंगे, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर पॉइंट। और उसके बाद में फिर से ये संख्या रिपीट होगी, सिर्फ 4 3 नहीं होगी, उसके पीछे वाली संख्या है वो एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि इसके ऊपर ये लाइन लगी हुई थी, तो ये बार बार में संख्या रिपीट हो रही है। इसको नाम देंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएं, समीकरण 2 का इसमें से और समीकरण 1 का x घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10 की घात 9x माइनस x, और बराबर में इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे। तो देखिए ये है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस में हमें संख्या घटानी, चलिए मैं उसको नीचे लिख देता हूँ। इसको समीकरण 1 को घटानी है, तो देखिए पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये पॉइंट, इसके नीचे ये पॉइंट लगेगा, और ये 4 3 है, उससे पहले लिख देंगे 4 और 3, उसके बाद की आगे संख्या लिख देंगे। ये 4 3 यहीं पर आएगा, समीकरण 1 को घटाएंगे तो, और उसके पीछे 1 से लेकर 9 तक है, वो इस पॉइंट के बाद में ही लिखनी है। तो ये ऊपर वाले समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया, और यहाँ पर से 10 की घात 9x में से ये x घटाना है। अब देखिए ये घटाएंगे हम, तो हमारे पास में आएगा, वो लिख देंगे यहाँ पर। देखिए अगर इसमें से x कॉमन आता है तो x, और ये हो जाएगा 10 की घात 9 माइनस 1, इसमें से ये घटाएंगे तो ये बचेंगे हमारे पास में 9 9, ये आ जाएंगे 9 आ जाएंगे 9 बार, 4 5 6 7
8 और 9, और ये x है, ये इसके साथ में गुणा हो जाएगा तो x बराबर में, देखिए पॉइंट वाली पीछे पीछे की संख्या है, ये कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा 4 3 1 से लेके ये 9 तक ये रह जाएगी, इसमें से ये 43 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में जो संख्या रहेगी वो रह जाएगी यहाँ पर 43 1 2 3 4 5 6 7 4 और 6, ये संख्याएं रह जाएगी। अब देखिए x का मान निकालेंगे तो x बराबर इस संख्या के बट्टे में ये आ जाएगी, तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 और 6 इसके बट्टे में लिख देंगे, ये 9 बारी 9 है, इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे इसके बट्टे में। अब हमें साथ में ये ज्ञात करना था कि ये p बट्टे क्यू के रूप में लिखे जा सकती है या नहीं, तो देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए ये संख्या x का मान बट्टे में आ गया, इसके अपॉन में ये संख्या आ गई, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह p बट्टे क्यू के रूप की परिमेय संख्या है। क्योंकि इसको p बट्टे क्यू के रूप में हमने लिख दिया तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए, अब इसका बताना था कि अगर ये परिमेय संख्या है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो q ऊपर वाली p है और नीचे वाली संख्या q की है, तो नीचे वाली संख्या का गुणनखंड देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अब x बराबर दोनों संख्याओं में 9 का भाग दे सकते हैं, अगर जिस संख्या में 9 का भाग जाता है तो उसका 9 एक गुणनखंड होगा, तो ऊपर वाले में 9 का भाग दे दें, लेकिन हमें तो नीचे वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो दोनों में 9 का भाग देंगे। तो ऊपर वाले में अगर 9 का भाग देते हैं तो आंसर आएगा 4 7 9 1 4 9, उसके बाद में 5 1 और 9 4, ये इसका आंसर आएगा। ऊपर वाली संख्या में 9 का भाग देंगे और नीचे वाली में 9 का भाग देते हैं तो ये 9 एकम 9, फिर 1, उसके बाद में इस तरह से 9 बार लिख देंगे, ये हो गया 5 6 7 8 और 9। तो देखिए 9 का अगर भाग जाता है, अगर ऊपर वाली में 9 का भाग गया ये संख्या है और नीचे वाली में आया तो ये 1 1 आ गए, तो नीचे वाली संख्या में अगर 9 का भाग जाता है इसका मतलब 9 क्या है, इसका एक अभाज्य गुणनखंड है। अगर इसका 9 एक गुणनखंड आता है तो यहाँ पर लिख देंगे q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा, 2 और 5 के अलावा या अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। तो इसके सिर्फ गुणनखंड बताने हमें, तो क्योंकि 9 है वो भी इसका एक गुणनखंड होगा, तो हम लिख देंगे कि 2 और 5 के अलावा इसके एक और गुणनखंड होगा। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3 जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, तो मैंने इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बताए हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर देना।